हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की लास्ट क्लास है। इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के मिक्सअप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आज के बाद आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के महारथी बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, ऐसा मत बोलना कि एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, जस्ट मैं जो इम्पोर्टेंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मिक्सअप जो लगेगा उसके क्वेश्चंस या उसके एग्जांपल्स मैंने क्वेश्चन में से उठाए। मैं एग्जांपल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। एग्जांपल ये मत बोलना कि भैया देख के सॉल्व कर रहे हैं, मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दे रखा है कि कितने वर्ड्स बनेंगे, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, चाहे मीनिंग बने चाहे ना बने, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसके विथ ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, जिसके अंदर 2 वोवेल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। अब ऐसा नहीं है कि पूरे अल्फाबेट्स में से 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं, सिर्फ उसने बताया कि वो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कहां से लेने हैं। उसने बोला है कि डॉटर वर्ड जो है उसमें जितने लेटर्स हैं वो लेटर्स में से हम क्लासिफाई करेंगे कि वोवेल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, और उसने बोला है कि कितने वर्ड्स बनेंगे 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट की हेल्प से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि वर्ड है हमारे पास डॉटर, तो DAUGHTER, ये मेरे पास वर्ड है डॉटर। तो अब देखो इसके अंदर वोवेल्स कौन कौन से, ए ई, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू है। तो वोवेल्स आर ए ई और यू, ये मेरे पास वोवेल्स हो गए। बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट्स हैं, तो दिस विल बी डी, अरे कहाँ लिखने जा रहा हूं मैं, दिस विल बी डी जी एच टी एंड आर। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला कि कितने वर्ड्स बनेंगे 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट से, कितने वर्ड्स बनेंगे 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट से। लेकिन मेरे पास तो 3 वोवेल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, जिसमें से मतलब मुझे 3 वोवेल्स में से 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं और सॉरी 3 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स लेने हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें से मैं चाहे ए और ई लूं या ई और ए लूं, बात एक ही है, मैंने लिए तो 2 ही वोवेल हैं, ए और ई, ए या ई लिए या ई या ए लिया, कंसीडर तो 2 ही वोवेल हुए। तो इसका मतलब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। जब हम वर्ड्स को या लेटर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, जब हम उन्हें ले रहे हैं वर्ड्स बनाने के लिए, तब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन 3 में से मैंने 2 वोवेल्स ले लिए। ठीक है, इसलिए कॉम्बिनेशन लगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अभी वर्ड बना नहीं रहा हूं, अभी मैं डायरेक्ट वर्ड बनाने पे नहीं आ जाऊंगा, मुझे वर्ड बनाने के लिए 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 3 वोवेल्स है, तो उसमें से 2 वोवेल्स अलग करने पड़ेंगे ना, कि पहले मैं किनको यूज कर रहा हूँ, या कि पहले मैं ई या ई को, ए और ई को यूज कर रहा हूँ, या ए और यू को यूज कर रहा हूँ, या ई और यू को यूज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर सिलेक्ट मतलब जब मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ तब तो कोई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन अप्लाई हो गया। सिमिलरली इसके अंदर यहाँ भी 3 कॉन्सोनेंट्स लेने के लिए कोई ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, दैट इज कि मेरे पास 5C कितने 3 चाहिए थे ना, तो 3 कॉन्सोनेंट्स आ गए। अब देखो वर्ड बनाने कितने का था, 3 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स बोला है, 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, तो एंड यूज हुआ है कि दोनों मिला करके बनाने हैं, दोनों मिला करके बनाने हैं। तो इसका मतलब ये अकेला काफी नहीं है, ये अकेला काफी नहीं है, तो दोनों को साथ में लाना है, दोनों एक साथ वर्क करेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई। अब देखो ये तो सिर्फ वोवेल सिलेक्ट हुए और ये सिर्फ कॉन्सोनेंट सिलेक्ट हुए, अभी वर्ड बना किधर, ये तो सिर्फ हमारे की किन लेटर्स को यूज करके मैं वर्ड बनाऊंगा वो हुआ। अब वर्ड कितने बने, टोटल कितने लेटर्स इकट्ठा हो गए, 2 वोवेल और 3 कॉन्सोनेंट, तो ओवरऑल 5। अब विथ और विदाउट मीनिंग बोला है, विथ और विदाउट मीनिंग बोला है, दिस इंप्लाइज कि रैंडम वर्ड्स बनेंगे, और रैंडम वर्ड्स बनेंगे तो दैट इज 5 है, तो 5 प्लेस। अब आगे पीछे कोई सा भी कहीं पर भी आ सकता है, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने मान लो ए ई इधर से लिया, डी जी एच इधर से लिया, तो ए जी डी जी एच, ए जी डी जी एच, लेकिन अगर मैंने ए जी को रिप्लेस कर दिया तो एक नया बन गया, तो दैट इज ऑर्डर मैटर कर रहा है, दैट इज कि 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो नॉर्मल परमुटेशन है, और मल्टीप्लाई, क्योंकि जितने तरीके से मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा उस हर एक सिलेक्शन को मैं 5 फैक्टोरियल से
5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ। देखो जैसे मेरा फर्स्ट वे था कि AE और DGH मैंने ये लिया, अब इन 5 लेटर्स को मैं 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं AE और ये 3 लेता तो ये भी 5 फैक्टोरियल होते, इसलिए मल्टीप्लाई आया है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर कि इतने वर्ड्स बनेंगे 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स के, जहां जिसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स इस वर्ड में से आ रहे हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसकी कैलकुलेशन करो, एनसीईआरटी है, पीछे आंसर मैच करो। ठीक है, ये है कैलकुलेशन, ध्यान से करना बस। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो मिक्सअप है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन भी लग रही है, परमुटेशन भी लग रही है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इतना करो, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आ जाओ हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो इसका सेकंड नहीं, जो सेकंड टाइप है वो। अब देखो उसने क्या बोला कि एक कमेटी बनानी है 7 लोगों की, जिसके और कहां से बनानी है कि 9 लड़के हैं। कमेटी जो 7 लोगों की कमेटी सिलेक्ट करनी है, उसके लिए हमारे पास 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, व्हाट कैन बी डन कि कमेटी 7 लोगों की कमेटी कितने तरीके से बनाई जा सकती है। व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर अब पार्ट दे रखे, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक पार्ट करवा रहा हूं। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स वाला वो तुम्हें पता ही है, इससे पहले कर रखा है। एग्जैक्टली वाले में क्या होता है, नेक्स्ट इज कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, और थर्ड पार्ट इज एट मोस्ट 3 गर्ल्स। मैं एटलीस्ट करवा रहा हूं, एट मोस्ट करना तुम्हारा काम है, और एग्जैक्टली वाला भी। ठीक है, तो देखो उसने बोला है कि 9 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, और कमिटी बनानी है 7 मेंबर्स की। कमिटी बनानी है 7 मेंबर्स की, और मैं करवा रहा हूं एटलीस्ट 3 गर्ल्स के साथ। एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब कि जो हमारी कमेटी है 7 लोगों की, उसमें कम से कम 3 लड़कियां तो होनी ही चाहिए। क्या बोला गया कि जो हमारी कमेटी है 7 लोगों की, उसमें एटलीस्ट कम से कम 3 लड़कियां तो होनी ही चाहिए। 3 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन क्या 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो सकती है? नहीं, क्योंकि लड़कियां ही बेचारी कुल 4 हैं। लड़कियां ही कुल 4 हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 अलग अलग तरीके हैं। दैट इज क्या कि मेरे पास कमेटी में 3 लड़कियां हो, और एटलीस्ट की वजह से एक और चीज हो सकती है कि कमेटी में 4 लड़कियां हो। 5 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि 5 लड़कियां है ही नहीं, तो मैं लाऊंगा कहां से? ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि लड़के मेकअप करके लड़कियां बन जाएंगे। तो देखो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सोचो कि जो 3 यूज कर रखा है वो, तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स यानी 3, सबसे कम से कम 3। तो सबसे पहले 3 वाले को सोचो, बाकी ज्यादा वाला बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले 3, तो 4 में से 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है। अब देखो मान लो गीता, बबीता, सीता और रीता, ये 4 लड़कियां हैं। तो अब इसमें से मैंने गीता, बबीता और रीता को उठा लिया। मैंने गीता, बबीता और रीता को कमेटी के लिए सिलेक्ट कर दिया। अब मैं चाहे गीता, बबीता और रीता को लूं, चाहे रीता, गीता और बबीता को लूं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। आई तो वही 3, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज की 4C3 कॉम्बिनेशन अप्लाई हो गया। सिमिलरली लड़कों के लिए आप देखो, कमेटी 7 लोगों की बनानी है, उसमें से 3 लड़कियां आ चुके हैं, तो कमेटी के 3 लोग तो सिलेक्ट हो चुके हैं, बचे कितने? 4। यानी अब 9 लड़कों में से 4 लड़के आएंगे। 9 लड़कों में से 4 लड़के आ गए। तो सेम बात यहाँ अप्लाई होती है कि लड़कों का अभी ऑर्डर मैटर नहीं करता, नाम तुम अपने मन से सोच लेना 9 लड़कों के नाम। ठीक है, तो 9C4, कोई नाम सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसा नॉर्मल सोचना है जो मैं बता रहा हूं। तो 9C4, अब ये मल्टीप्लाई होंगे कि प्लस होंगे? कमिटी कितने की बनी थी? 7 लोगों की। 3 लड़कियां अकेले 7 के बराबर नहीं है, ना 4 लड़के अकेले 7 के बराबर है। यहाँ बाहुबली नहीं चल रही कि मैं अकेला 100 के बराबर हूं। ठीक है, या कोई और सी पिक्चर नहीं चल रही है 250 किलो का हाथ है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ये मैथ चल रही है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आ गया। अब देखो ये तो था एक तरीका कि कमिटी के अंदर 3 लड़कियां हों और 4 लड़के हों। अब उसने वर्ड क्या यूज किया? एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो यानी 4 भी हो सकती है, कम से कम 3, 3 से ज्यादा कितनी भी, जितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा। तो डेट इज 4C4 इंटू 9C3। ठीक है, यहां भी इंटू किस लिए आया? क्योंकि ये अकेले पूरे नहीं है ना ये अकेले पूरे हैं, तो देयरफॉर इंटू आ गया। अब देखो इसमें इंटू आया, इसमें आपस में इंटू आया। अब ये दोनों क्या आपस में प्लस होंगे कि मल्टीप्लाई होंगे, ये सोचना है। ठीक है, तो देखो इस केस के अंदर 3 लड़के और 4 लड़के आ गए, यानी टोटल 7 लोगों की कमेटी बन चुकी है। यहाँ 4 लड़कियां 3 लड़के, कमेटी बन चुकी है। तो कमेटी यहां भी बन चुकी है, कमेटी यहां भी बन चुकी है।
तो अब प्लस होगा, क्यों? क्योंकि या तो मैं कमिटी इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा या मैं कमिटी इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, तो एक ही काम को करने के दो अलग तरीके और दोनों में काम पूरा हो चुका है, इसलिए प्लस। अब जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, आंसर पीछे से मैच कर लेना, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एटमोस्ट वाले में करना तुम्हारा काम है, मैं जस्ट छोटी सी हिंट दे देता हूँ। एटमोस्ट 3 गर्ल्स में क्या होगा कि 3 वाला केस तो आएगा ही, क्योंकि उसमें बोला गया ज्यादा से ज्यादा 3, तो 3 से कम कितनी भी हो सकती है, 3, 2, 1 और 0, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर लड़के चेक कर लेना, अगर 3 लड़के आए तो इसका मतलब 4 लड़के आएंगे, क्योंकि 7 लोगों की कमेटी है। 2 लड़के आएंगी तो इसका मतलब 5 लड़के आएंगे, और 1 लड़की आएगी तो 6 लड़के आएंगे, और अगर एक भी लड़की नहीं आएगी तो 7 के 7 लड़के आएंगे, ठीक है। तो एटमोस्ट वाला करना तुम्हारा काम है, और एग्जैक्टली वाला करना उसका आंसर ये है, देखो, क्योंकि ये एग्जैक्टली 3 है तो सिर्फ 3 वाले में तो यही आएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी सबको समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट डाउन करो, कैलकुलेट करो, पीछे से आंसर चेक करो, और अगर ना आया हो तो मुझे मेल करो। तो आ जाते हैं इधर। अब देखो एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पेपर हो रहा है, पेपर के अंदर 2 पार्ट हैं, और उसके अंदर टोटल दोनों पार्ट को मिला के 12 क्वेश्चन है। दोनों पार्ट्स को मिलाकर 12 क्वेश्चन है। एक पार्ट में 5 क्वेश्चन है, एक पार्ट में 7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 ओवरऑल मिला के 12 क्वेश्चन हो गए। उस पेपर में कम से कम मिनिमम 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, या ये बोलो कि 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ देता हूं कि इसमें बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस, उसके अंदर 12 क्वेश्चंस है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें जिसमें पार्ट 1 में 5 हैं और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन, तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन हो गए पेपर में, 12। अब उसने बोला कि अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, उसे सारे के सारे मतलब कितने क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन करने हैं। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन। तो अब देखो उसने क्या बोला कि पे 12 क्वेश्चन से पेपर में 2 पार्ट बने हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। उसे करने कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन करने इन 12 में से। लेकिन उसने एक और कंडीशन लगा दी, दैट इज व्हाट, कि उसे क्या करना है, इसमें से भी 3 करने हैं मिनिमम, एटलीस्ट 3 और एटलीस्ट 3 इसमें से भी। तो 3 तो 6 तो हो ही गए। अब बाकी बचे हुए उसकी 2 जो है वो उसकी मर्जी की, वो दोनों वो इसमें से करे, वो दोनों वो इसमें से करे, ठीक है। तो अब देखो मान लो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि इसके अंदर उसने सिर्फ 3 करे होते, इसके अंदर अगर उसने सिर्फ 3 करे होते, दैट इज 5C3। अब देखो इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तुम 5 में से पहला दूसरा तीसरा करो या तीसरा दूसरा पहला करो, हुए तो पहला दूसरा तीसरा ही 3 ही क्वेश्चन है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसीलिए कॉम्बिनेशन अप्लाई हुआ। तुम्हें भी इसी तरीके से सोचना है जैसे मैं बोलता हूं। तो 5C3, अब 3 क्वेश्चन इसमें से कर दिए तो बचे हुए 5, इसका मतलब पार्ट 2 में से करेगा, तो बचे हुए 5 पार्ट 2 में से करेगा, तो 7C5। अभी इसमें 3 हो गए, इसमें 5 हो गए, ओवरऑल 8 करने थे, तो ना ये पूरा ना ये पूरा, इसलिए मल्टीप्लाई, ठीक है। अब उसने एटलीस्ट 3 बोला है, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, तो कम से कम 3 करने हैं दोनों में से। तो इसमें 3 करे, अब 3 से ज्यादा भी कर सकता है, एटलीस्ट कम से कम 3, तो 3 से ज्यादा तो 4 भी कर सकता है, दैट इज 5C4 इंटू 7C4। 4 इसमें से करे तो 4 इसमें से करेगा। अब इधर 5 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इधर 4 और इधर 5 करा, तो ओवरऑल 9 क्वेश्चन हो गए, लेकिन करने 8 ही हैं, तो दैट इज 5C4 7C4। अब देखो 5 से ज्यादा एक और ज्यादा कर सकता है, क्योंकि अभी भी यहाँ गुंजाइश है कम होने की, क्योंकि उसने एटलीस्ट 3 बोला था, कम से कम 3, तो दैट इज 5C5 और 7C3, ठीक है। तो ये 3 तरीके बने क्वेश्चंस को करने की, कि इसमें से 3 करे, इसमें से 5 करे, इसमें से 4, इसमें से 4, इसमें 5, इसमें 3। अब क्या 6 वाली और 2 वाली पॉसिबिलिटीज बनती है? नहीं, कि 5 में से वो 6 क्वेश्चन कैसे कर सकता है, जब क्वेश्चन ही 5 है तो 6 नहीं कर सकता। और दूसरा कि 7C2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों पार्ट में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो अब देखो 8 क्वेश्चन इसके अंदर कंप्लीट, इसके अंदर कंप्लीट, इसके अंदर कंप्लीट, यानी वो 8 क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकता है, इस तरीके से भी कर सकता है, इस तरीके से भी कर सकता है, लेकिन 8 क्वेश्चन यहां भी पूरे हो गए, यहां भी पूरे हो गए, यहां भी पूरे हो गए, दैट इज प्लस आएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन एक साथ कैसे यूज होता है वो ये है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तुमने एक और बात ऑब्जर्व करी
जो मैंने अभी अभी तुम्हें सबसे पहले डॉटर वाला क्वेश्चन जो करवाया था, उसके अंदर जब मैंने 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करे, 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करे, उसके बाद जब मैंने वर्ड बनाने के लिए उसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा, क्यों? क्योंकि वहां वर्ड का ऑर्डर मैटर कर रहा था। अब वो 3 क्वेश्चन इसमें से करे, 5 क्वेश्चन इसमें से करे, इसमें से उसने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, इसमें से उसने 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। अब उन क्वेश्चंस को थोड़ी उसे अरेंज करना है, तो इसलिए यहाँ 8 फैक्टोरियल नहीं आया। ठीक है, ये ऑब्जर्व करना, ये बातें क्या कहते हैं, ये डिफरेंस क्रिएट करती है। कई बच्चे हो सकता है कि 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि वहां पे वर्ड बन रहा था तो मैटर कर रहा था ऑर्डर, कि आगे पीछे वर्ड्स आएंगे तो अलग वर्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन वो आगे पीछे करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो वही 8 हुए हैं। तो इसका मतलब 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई इधर नहीं होगा, ना ही इसमें ना ही इसमें। तो ये आ गया आंसर। इसे कैलकुलेट करो, पीछे से आंसर चेक करो। ठीक है, तो नोट डाउन करो। तो अब आ जाओ एक नए क्वेश्चंस के लिए। तो इन क्वेश्चंस को मेनली कहते हैं डिक्शनरी वाले क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में, बाकी तुम्हारी मर्जी जो कहना है। तो इन डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो तुम्हें एक वर्ड दे देगा। डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो तुम्हें एक वर्ड देगा। अब वो बोलेगा, इसके अंदर 3 टाइप बनती है। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने वर्ड सिलेक्ट कर लिया, एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर है, तो एग्जामिनेशन वर्ड सिलेक्ट कर लिया। अब वो क्या बोलेगा कि इसकी वर्ड्स को परम्यूट किया गया, कितने परम्यूटेशंस बन सकती है वो निकालिए। अब क्या करा कि उन वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी में अरेंज कर दिया। अब वो पूछेगा बताओ कि जो वर्ड्स ई से स्टार्ट होते हैं उससे पहले कितने वर्ड्स आ रहे हैं, या जो वर्ड्स इस वर्ड से, इस लेटर से स्टार्ट होते हैं उससे पहले कितने आते हैं। मतलब वो रैंडम कोई वर्ड सिलेक्ट करके बोलेगा कि इससे जो वर्ड्स बनते हैं उससे पहले कितने वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे उसने मान लो बोल दिया कि ए से बनने वाले वर्ड्स से पहले कितने वर्ड्स आ रहे हैं, दैट इज आंसर इज 0, क्योंकि ए से पहले कुछ होता ही नहीं है, सबसे पहला बेचारा ए है। तो अब वो इसके अंदर ई से पूछ सकता है कि ई से बनने वाले वर्ड से पहले कितने हैं, जो कि इसने पूछा गया है, इसमें पूछा गया इस क्वेश्चन में। आई से पहले, टी से पहले, ओ से पहले, एन से पहले, एम से पहले, एक्स से पहले, उसकी मर्जी है वो कौन सा वर्ड सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये था एक टाइप। सेकेंड टाइप इज डेट कि वो ये पूछेगा कि बताओ, एक वर्ड दे देगा पर्टिकुलर कि इसकी कोई ये जो वर्ड है इसका जो परम्यूटेशन है उसमें से कोई एक रैंडम अरेंजमेंट बना दी। बोलेगा बताओ डिक्शनरी में ये वर्ड किस नंबर पर है। ठीक है, सोचो डिक्शनरी पर ये वर्ड किस पोजीशन पर है, ऐसा पूछेगा। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि ये तो था कि वर्ड दिया किस पोजीशन पर है ये पूछा। अब वो ये बोलेगा कि ये रैंडम कोई नंबर दे दिया, बताओ इस पोजीशन पर कौन सा है। जैसे 50th पोजीशन पर इस वर्ड की परम्यूटेशन का कौन सा वर्ड आएगा, तो वो वर्ड बताना है इस बार हमें। तो ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। मैं ये वाला करवा रहा हूँ, आसान वाला, बाकी वो करना तुम्हारा काम है। नहीं आए तो मुझे मेल कर सकते हो। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये मत बोलना कि वो वाला मुझे आता नहीं है, मुझे आता है, क्योंकि अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि भैया को आता है। तो एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन, तो एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि ई वर्ड से स्टार्ट होने वाले इस वर्ड को परम्यूट किया गया और उन परम्यूटेशंस को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। ठीक है, उन परम्यूटेशंस को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, ये बोलो कि डिक्शनरी के अंदर रख दिया। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उसने पूछा है कि ई वर्ड से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उससे पहले डिक्शनरी में कितने वर्ड्स आएंगे। दैट इज, अब देखो ई से पहले कौन कौन आ सकता है, ए, बी, सी और डी। इस वर्ड के अंदर ए है, बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी है नहीं है। मतलब मुझे ये चेक करना है कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बन रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे स्टार्टिंग में ए फिक्स कर दिया, ये मैंने ए फिक्स कर दिया। अब बचे हुए मैं गिन लेता हूँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओवरऑल ये 11 हैं, जिसमें से एक ए मैंने फिक्स कर दिया, तो बचे गए 10। अब इन 10 में ध्यान से देखो, इन 10 में एक ए है। अब ये मत बोलना कि 2 ए है, तो ए के तो फिक्स हो गया, तो जिन्हें मुझे अरेंज करना है उसमें तो एक ही है, तो मतलब ए को मैं 2 काउंट नहीं करूंगा। अब बच गया टी, वो भी एक ही है, आई है 2, तो डेट इज आई इज 2। ठीक है, तो डेट इज की कितना बना, ये नॉर्मल परम्यूटेशन है, दैट इज 10p10, दैट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई 2 बार आ रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल, तो दिस इज द आंसर, दैट इज 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इतने वर्ड्स बनेंगे ई से स्टार्ट होने वाले, मतलब ई से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उससे पहले डिक्शनरी के अंदर इतने वर्ड्स आएंगे, कितने, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा।
पूरी जी जान लगा के इसकी प्रैक्टिस करें। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, और थ्रू आउट लाइफ कह सकते हो कि यूज होता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही, चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कितने डिफिकल्ट सिचुएशंस हो सकती हैं। तो मन लगा के पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें इस चैप्टर की, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे मेल कर दें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।